अगले 24 घंटे बहुत अहम हैं। ये इसका मतलब SOS होता है, यानी ये एक आखिरी कॉल, जिसे डिस्पैरेट कॉल है इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए या सो कॉल्ड एलाइज जो यूक्रेन के हैं उनके लिए, कि अब 24 घंटे में अगर इंटरवेंशन यानी इफेक्टिव इंटरवेंशन इंटरनेशनल कम्युनिटी का, यूनाइटेड नेशंस का या एलाइज का नहीं होता है, तो रशिया जो अपने ऑब्जेक्टिव अचीव करना चाहता है इस मिलिट्री एक्सपेडिशन के जरिए, वो कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद रिट्रीट की गुंजाइश रशिया के लिए भी बहुत मुश्किल होगी और यूक्रेन की जो सॉवरेनिटी, जो उसकी अपनी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है, वो पूरी तरह ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज हो चुकी है और शायद वो कीव तक आकर के उसे कब्जा भी कर लें। तो ये जो 24 घंटे अगले बताए बहुत अहम है, वो इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए कॉल है, एलाइज के लिए कॉल है, यूनाइटेड नेशंस के लिए कॉल है। और सर आपसे ये भी जानना चाहेंगे, अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल ने आज एक खुसूसी इजलास भी तलब किया है, ये किन मायनों में आप अहम समझ रहे हैं? देखिए, मैंने आपको शुरू से ये बताया है कि यूनाइटेड नेशंस की जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का जो स्ट्रक्चर है उसमें कोई फैसला उन हालात में नहीं होता था जब तक के 5 परमानेंट मेंबर्स जिनके पास वीटो पावर है उनके बीच में यूनानिमिटी ना हो। अगर उन 5 में से यानी 14 जो गैर मुस्तकिल और मुस्तकिल मेंबरान मिल करके एक रेजोल्यूशन के फेवर में हो और सिर्फ एक वीटो लेडन कंट्री जिसमें रशिया भी शामिल है, अगर वो नो कह दें तो उस पर कोई एक्शन नहीं हो सकता। तो ऐसी हालत में जाहिर सी बात है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के किसी भी मीटिंग की कोई अहमियत इन हालात में इसलिए नहीं रह जाती कि रशिया खुद एक पार्टी है और रशिया तमाम रेजोल्यूशन को वीटो करेगा। ऐसी हालत में जो यूनाइटेड फॉर पीस रेजोल्यूशन की बात मैंने पहले भी आपके चैनल पे कही है कि वो 377A है और 1950 में जिसकी शुरुआत हुई थी कि जब सिक्योरिटी काउंसिल इंटरवेंशन की पोजीशन में ना हो और कोई एक्शन ना लिया जा सके, कोई डेडलॉक बन जाए, तो ऐसी हालत में जनरल असेंबली के मेंबरान को इस बात का अख्तियार है कि वो यूनाइटेड नेशंस के इंटरवेंशन के लिए स्पेस पैदा करें और वोटिंग जनरल असेंबली के जरिए होगी। तो जाहिर सी बात है इस मीटिंग की भी हालत ये है कि आप देखें हिंदुस्तान जैसा मुल्क जो नॉन अलाइंड कंट्रीज को लीड करता रहा है और एक सबसे बड़ा ब्लॉक जो था कोल्ड वॉर के टाइम में, उसे भी रशिया के खिलाफ कोई पोजीशन लेने में परेशानी हो रही है हिंदुस्तान और चीन जैसे ममालिक। तो आप अंदाजा लगाइए कि बाकी जो ममालिक हैं, जो छोटे ममालिक हैं, उनके लिए भी जनरल असेंबली में कोई पोजीशन लेना बहुत मुश्किल होगा। सर लेकिन इसी तनाजुर में हम ये भी देख रहे हैं कि पूरी दुनिया में मुख्तलिफ ममालिक में, खुद रूस में भी जो आम लोग हैं, आम पब्लिक है, अवाम है, वो अब कहीं ना कहीं इसके खिलाफ उतर आए हैं। बड़ी तादाद में हम प्रोटेस्ट देख रहे हैं। देखिए, ये बहुत खुशाइन बात है कि जो आवाम के बीच में दुनिया में मुख्तलिफ जगहों पे जो सेंटिमेंट्स हैं वो एंटी वॉर सेंटिमेंट्स हैं। वायलेंस दुनिया नहीं चाहती है जी। लेकिन हमें ये याद रखना चाहिए कि जब इराक पे अमेरिका हमला कर रहा था तो मिलियन मार्च लंदन में हो रहा था, यानी 20-20 लाख लोग जुलूस में शामिल हुए थे। न्यूयॉर्क में 20-20 लाख लोग जुलूस में शामिल हुए थे और नो टू वॉर कह रहे थे। लेकिन अमेरिका ने WMD का एक झूठा बहाना बना करके इराक पे अटैक किया। 20 लाख से ज्यादा लोग अब तक मारे जा चुके हैं। उसी तरह से इंग्लैंड भी उसमें शामिल था, जिसे कहते हैं एंग्लो इंपीरियलिस्ट जो अलायंस था, वो इराक के लूट और प्लंडर और डिस्ट्रक्शन में शामिल था। तो ये जो मेजर पावर्स हैं ये इंटरनली भी अपने जो पब्लिक ओपिनियन अगेंस्ट भी जाती है तो उसको काफी हद तक सप्रेस कर ले जाते हैं। जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने यही किया था। तो मॉस्को की अमेरिका के लिए तो हम बहुत ही हाई मॉरल स्टैंडर्ड भी, चूंकि एक लिबरल डेमोक्रेटिक कंट्री है, आप इतना हाई मॉरल स्टैंडर्ड चाइना या रशिया के लिए सेट नहीं करते। तो मैं ये समझता हूँ कि पुतिन इसको भी ध्यान में नहीं रखेंगे और आप देखिएगा वॉर के फेवर में भी वहाँ पे रैलीज होंगी। पुतिन की तस्वीरों के साथ भी लोग उनको बहुत ही वाह कहेंगे, क्योंकि वो एथनिक रशियंस की यूनिटी की बात कर रहे हैं। जी, लगातार इस अहम मामले पर हमारी नज़र बनी हुई है। आपसे भी लगातार हम तज्जिया हासिल करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अदा करना चाहेंगे मुहिबुल हक साहब हमारे साथ बातचीत के लिए।